नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को देश की सियासत में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, जो मामले अदालत में भी हैं। इसमें एक बड़ा मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है। अब इसको लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पार्टी की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय समाज की धर्मनिरपेक्ष नेचर की रक्षा के लिए यह कानून जरूरी है। बता दें, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए पूजा स्थल अधिनियम जरूरी है। इसमें बदलाव से सामाजिक ताना बाना और सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ सकता है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। कांग्रेस ने कहा कि वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है और उसने कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कानून का समर्थन करती है और इसे बचाने के लिए अदालत में लड़ने के लिए तैयार है। बता दें, इससे पहले से जुड़ी 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मुकदमा दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। बीजेपी के नई दिल्ली से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ दूसरी एफआईआर हो गई है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जूते के बाद साड़ियां बांटने के मामले में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। साड़ी बांटने के मामले पर संज्ञान लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई है। बताया गया है कि यूट्यूब पर एक वीडियो आया जिसमें प्रवेश वर्मा साड़ियां बांट रहे थे, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले जूते बांटने के मामले में एफआईआर हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्या राजीव कुमार मोदी के सेनापति को चुनाव लड़ने से रोक पाएंगे। हालांकि कुछ का कहना है कि बीजेपी नेता को पता है कि राजीव कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए खुलकर जो करना है किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक्टिव हैं और बयानबाजी भी जोरों पर है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जहां लोकतंत्र की नींव 75 से 80 साल पुरानी हो, वहां चुनाव प्रक्रिया को बहुत पवित्र माना जाता है। पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, लेकिन आज दिल्ली में जूते, साड़ी और चादरें बांटी जा रही हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ा काला धब्बा बन गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही नेता शहजाद पूनावाला ने मोदी की परेशानी बढ़ा दी है। पूनावाला ने एक टीवी चैनल पर आपके विधायक ऋतुराज झा को अपशब्द कहे। पूनावाला ने ऋतुराज झा के सरनेम झा को लगातार अपशब्द कहे, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया है। वो दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। आपने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्वांचली समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर दिल्ली में रह रहे लाखों पूर्वांचलियों का अपमान किया है। वहीं लोग उनके सरनेम को अपशब्द बनाने के लिए बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं। बता दें, दिल्ली में पूर्वांचली लोगों की आबादी बड़ी संख्या में है और सीटों पर हार जीत तय करते हैं। इसके बीजेपी घबरा भी गई है कि अगर आपने इस मुद्दे को सही से उठाया तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लोगों ने आवाज उठानी भी शुरू कर दी है। मोहित नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि शहजाद पूनावाला को बीजेपी से बाहर निकालो, नहीं तो बीजेपी को सभी 70 सीटों पर जमानत जब्त होगी। नेशनल मीडिया पूरा देश देखता है। ब्राह्मण समाज इस बयान के बाद बीजेपी को एक भी वोट नहीं देने की कसम खा रहा है। आम आदमी पार्टी शहजाद पूनावाला के अपशब्दों को बड़ा मुद्दा बना रही है। इस बीच बीजेपी ने अपना पूर्वांचली चेहरा उतारा है। बीजेपी के पूर्वांचली चेहरे और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने अपनी पार्टी के प्रवक्ता के बयान की निंदा की है। मनोज तिवारी ने कहा कि शहजाद पूनावाला को पूर्वांचली समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि कोई आपको कितना भी उकसाए, पार्टी उम्मीद करती है कि उसके कार्यकर्ता संवेदनशील रहें और मर्यादा बनाए रखें। पार्टी संज्ञान लेगी, मुझे विश्वास है और मैं भी चाहता हूं कि शहजाद पूनावाला माफी मांगे। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में नोटिस जारी किया है। ये मामला कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने दायर किया है। संदीप दीक्षित का आरोप है कि 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस के खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप लगाए गए। संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से करोड़ों रुपए लिए हैं,
बल्कि वो बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में भी शामिल है। इसके बाद अब उनको कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बता दें, संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी है। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान के भाई की तरफ हाथ आगे बढ़ाया है। इसको लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आ रहा है जब दोनों एक दूसरे की दोस्ती की सख्त जरूरत है। बता दें, पारस को खास जरूरत है क्योंकि उनको बीजेपी के किनारे हटा दिया गया है। एक भी सीट लड़ने को नहीं दी थी। चिराग पासवान को रामविलास का असली उत्तराधिकारी माना और चिराग पासवान ने अपनी सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत भी हासिल की। मोदी के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया, जिसके बाद अब पशुपति पारस लालू के घर दही चूड़ा भोज के लिए गए। उन्होंने घर पर करीब 20 मिनट बिताए। उनके साथ उनके बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और वरिष्ठ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। घर से बाहर निकलते समय पत्रकारों से बात करते उनसे पूछा गया कि क्या पारस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पारस ने भी गर्मजोशी से जवाब देते हुए कहा, लालू प्रसाद जी मेरे अभिभावक हैं। बता दें, आरजेडी को ओबीसी यादवों की पार्टी और एलजेपी को दलितों की पार्टी माना जाता है। इसलिए बिहार के जातिगत पदानुक्रम में उनका समर्थन आधार पारंपरिक रूप से असंगत रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर पारस अब महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में पासवानों की संख्या 5.3% है और पारस का अपना कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। रामविलास पासवान की मौत के बेमुश्किल 1 साल बाद ही ये साफ हो गया कि चिराग पासवान उनकी राजनीतिक विरासत के वारिस हैं। चिराग ने अपने गुट की लोकसभा सीटें जीतकर साबित भी कर दिया। पारस हमारे लिए बोझ साबित हो रहे थे। अगर वो महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। यूपी के झांसी में सस्पेंड इंस्पेक्टर थाने में जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह खूब रोने लगे। इंस्पेक्टर मोहित यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक यानी आरआई से छुट्टी मांगने गए थे। आरआई ने उनके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर भगा दिया और उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस उनको ही नवाबाद थाने ले गई। थाने में शिकायत लिखने वक्त जोर जोर से रोने लगे। मामला बुधवार रात का है। इधर एसपी सिटी ने इंस्पेक्टर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, इंस्पेक्टर ने ही आरआई के साथ अभद्रता का और मारपीट की। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें, मैनपुरी के रहने वाले मोहित यादव यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अभी उनकी पोस्टिंग झांसी में है। निलंबित होने की वजह से वो पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। मोहित का आरोप है कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सैफ अली खान पर हुए अटैक मामले में अब हमला करने वाले संदिग्ध आदमी की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस ने कहा कि लूट के इरादे से घर में घुसा संदिग्ध कई घंटों तक सैफ के घर में था। वो फायर एग्जिट स्टेयर्स से घर में घुसा। आरोपी बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैद हुआ जिसमें सैफ रहते हैं। सीसीटीवी की फुटेज में आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नजर आ रहा है और फुटेज में वक्त भी दिख रहा है। ये तस्वीर 2:33 और 56 सेकंड की है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हमलावर का संबंध घरेलू नौकरों में से एक से है जिसने उसे घर में एंट्री करने दी। पुलिस डोमेस्टिक हेल्प से पूछताछ कर रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पर हमला उनके बच्चों झे तैमूर के कमरे में हुआ। घटना के वक्त करीना भी घर पर मौजूद थी। परिवार की सुरक्षा करते हुए सैफ अली खान इस घटना का शिकार हुए। चोर ने उन पर चाकू से हमला किया। सैफ की टीम ने बताया कि एक्टर की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है और वो रिकवर भी कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो हमले के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने सैफ करीना के घर के 3 नौकरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अब पुलिस का बयान सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि चोर इमरजेंसी एग्जिट से घर में घुसा। सैफ अली खान के घर में उन पर रात 2 बजे चाकू से हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चोर की सैफ अली खान की नौकरानी से बहस हुई और उसने नौकरानी पर हमला कर दिया। इसकी आवाज सुनकर सैफ अपने रूम से बाहर आए जिसके बाद हमलावर उन पर हमलावर हुआ। इन सबके बीच पुलिस को नौकरानी के रोल पर संदेह हो रहा है। लोगों का कहना है कि चोरी क्या हुआ और वो नौकरानी से बहस क्यों कर रहा था। खैर, इससे केस से जुड़ी सभी जानकारी अभी जांच के बाद ही सामने आएगी। पुलिस फिलहाल मामले के तह तक पहुंचने में लगी हुई है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि घर के अंदर घुस के कोई चाकू से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर
बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। इससे पहले बाबर सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, सलमान खान के घर पर गोली चली। केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के इतने बड़े सेलिब्रिटी को ही भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की सुरक्षा की बात ही क्या करें। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी पैठ है वो बिना किसी डर के सब कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की खबर सुनना बहुत ही चिंता की बात है। मैं प्रार्थना करती हूं कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो। उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 101 किसानों का एक जत्था फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक मार्च करेगा। मार्च 21 जनवरी को फिर से शुरू होगा। यह कदम 111 किसानों के द्वारा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अनशन पर बैठने के एक दिन बाद आया है। किसानों का एक समूह डल्लेवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अनशन पर बैठ गया है। बता दें, किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन को 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। बीच बीच में किसानों के लिए बोलकर खाना पूर्ति करने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की उभरती समस्याओं को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक तनाव से मुक्त करने की जरूरत है, जिसमें खराब मौसम और मनमौजी बाजार की समस्याएं भी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का संकट तुरंत राष्ट्रीय ध्यान देने की मांग करता है। सभी मुद्दों के समाधान के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि समाधान खोजने के लिए हर कोई सकारात्मक सोच के साथ एकजुट हो। बता दें, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पिछली बार भी किसानों को लेकर बोला था, लेकिन बस बोला था, किया वही जो करते हैं कुछ नहीं। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। कंपनी के संस्थापक नेट एंडरसन ने इसकी जानकारी दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पर्सनल नोट में नेट एंडरसन ने कहा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि योजना ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। जिन पूंजी मामलों की जांच की उस बारे में हमने बाजार नियामकों को बता दिया है। नेट एंडरसन ने लिखा, मैं ये सब खुशी से लिख रहा हूँ। इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग नियम के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में चर्चा में आई और अडानी को लेकर मोदी भी बुरे घर गए थे। हालांकि अब कंपनी बंद होने जा रही है तो भविष्य के लिए राहत की सांस ली जा सकती है। 2 साल पहले इसी महीने में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने से गौतम अडानी को $100 अरब का नुकसान हुआ था। आज हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर ने अडानी के शेयरों में जबरदस्त उछाल दिखा दिया है। अडानी के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। शेयर मार्केट में गुरुवार को बड़े गैप अप के बाद कारोबार की तेज शुरुआत हुई और ओपनिंग बेल के साथ ही निफ्टी 164 अंकों की बढ़त के साथ 23,377 के लेवल पर खुला, जबकि सेंसेक्स 595 अंकों की बढ़त के साथ 77,319 के लेवल पर खुला। बाजार में फिलहाल तेजी जारी है। वहीं फोकस में आज अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव को नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर एक्शन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये नोटिस IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र धीरज सिंह की एक शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के दौरान अनुसूचित जाति यानी SC के छात्रों के खिलाफ भेदभाव होने का आरोप लगाया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि प्लेसमेंट के लिए छात्रों से जाति का खुलासा करने की जरूरत होती है। पत्र में कहा गया कि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने वाले 300 SC छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं में सीधे तौर पर शामिल हैं। बता दें, IIT बॉम्बे में एक छात्र की मौत का मामला भी सामने आया था। बताया गया कि जातिगत भेदभाव की वजह से छात्र की मौत हुई। हालांकि IIT बॉम्बे ने इससे इनकार किया। छात्र भी कहते रहे कि वो संस्थान में अपनी जाति के बारे में खुले तौर पर चर्चा करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। हालांकि अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने चेतावनी तो दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने सौगात दी है। जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई और PM मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दी गई।
गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिर गया। $1 86.56 रुपए के बराबर हो गया। रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा, इंपोर्टर्स द्वारा डॉलर की बढ़ती मांग के कारण रुपए में गिरावट आई है। उनका कहना है कि इंपोर्टर्स डॉलर खरीदना जारी रख सकते हैं, जिससे रुपए पर और दबाव पड़ सकता है। इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो ने स्पारडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्पारडेक्स मिशन 2 सैटेलाइट्स को लेकर किया गया। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही। इसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे से दूर कर दिया गया। इसरो 7 जनवरी और 9 जनवरी को तकनीकी समस्याओं के कारण स्पारडेक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को तय समय पर पूरा नहीं कर पाया था। इन सैटेलाइट को इसरो ने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। बता दें, स्पेस डॉकिंग में 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे के करीब आते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं। ये एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है जिसे अंतरिक्ष अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। डॉकिंग का मकसद 2 सैटेलाइट्स को एक दूसरे से जोड़कर डेटा शेयर करना है, पावर सोर्सेज को जोड़ना या किसी विशेष मिशन को अंजाम देना होता है। स्पेस डॉकिंग के दौरान एक अंतरिक्ष यान को दूसरे यान के पास लाकर उसे नियंत्रित तरीके से जोड़ना पड़ता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इजरायल और हमास पिछले सीजफायर समझौते पर पहुंच गए हैं। 15 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर और बंधक समझौते पर डील हो गई। जल्दी हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। कतर की राजधानी दोहा में इजरायल और हमास संघर्ष विराम समझौते हो चुके हैं। पहले चरण में हमास द्वारा 33 बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है, जबकि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली जेल से रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण की बातचीत शुरुआती चरण के 16वें दिन शुरू होगी। इजरायल और गजा सीजफायर के समझौते के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कराने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उनके ऑफिस ने ये जानकारी दी। ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने के प्रयासों का समर्थन करने और गजा को आतंकवाद का अड्डा न बनने देने की प्रतिबद्धता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने जल्द ही वॉशिंगटन में मिलने पर सहमति जताई। गजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल और हमास के बीच समझौते पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं आई। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हैया ने कहा, समूह युद्ध के दौरान गजा में हुई पीड़ा के लिए इजरायल को माफ नहीं करेगा। सभी पीड़ितों की ओर से खून की हर बूंद के लिए और दर्द के हर आंसू के लिए हम कहते हैं कि नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने में फेल रहा। वहीं इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और वार्ता के उनकी टीम के इस समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने कैबिनेट और सरकार से इसे स्वीकार करने का आह्वान किया। इजरायली कैबिनेट को वोट के जरिए समझौते को मंजूरी देनी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।